Good morning everyone, good morning. आज आपको चैप्टर 4 लगा के आने के लिए कहा था, याद है? आज हमने कहा था कि आप चैप्टर 4 लगा के आएंगे, याद है बिल्कुल या भूल गए? याद है? चैप्टर 4 लगा के आएंगे आज आप, बोला था मैंने। इसमें जो बंदों ने क्वेश्चन पूछा है वो है 9, 15, 49, 56, 57, 40, 48, 53, 53, चैप्टर 1 से कोई डाउट नहीं आया है आप लोगों का? चैप्टर 1 से कोई डाउट नहीं आया है? और एक 17 भी है और एक 21 भी है, ठीक है ना? एक 17 भी है और एक कितना है? 21। ये डाउट्स आपकी क्लास में आज आए हैं काइनेमेटिक्स के। चैप्टर 1 के कोई भी डाउट नहीं आए हैं, किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डाउट नहीं है, या कोई किसी ने भेजा है जो मैंने देखा नहीं हो, शायद नहीं ऐसा, क्योंकि मैं बहुत बहुत सिंसियरली देखता हूं इस सब चीज को, कि व्हाट्सअप मॉनिटर मैं अपना जो है वो बहुत ही सिंसियरली करता हूं ताकि किसी का कोई डाउट रह ना जाए। फिर भी अगर किसी का कोई छूट गया हो तो बता सकते हैं इसमें। 9, 15, 17, 21, 40, 48, 49, 53, 56, 57, 20। जितेंद्र का एक डाउट है 20, तो यहां कर दो 20 और फिर कर दो 21। सोनू का डाउट है 20, ठीक है ना? चैप्टर 1 से कोई डाउट नहीं है? चैप्टर 1 से कोई डाउट नहीं है? कंफर्म? देखिए, मेरा टारगेट बेसिक ये है कि मैं जिस दिन क्लास बोलूं लास्ट है, मैंने बोला कि आज फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट क्लास है, ठीक है? तो उस दिन आपको पूरा का पूरा एफएम आना चाहिए। मतलब ये नहीं हुआ कि चैप्टर 1 हमने पढ़ा था, चैप्टर 1 पढ़े हुए तो सर 20 दिन हो गए मैं भूल गया। इसी कारण से मैं बार बार रिवीजन मोड में लेके जा रहा हूं आपको। समझ में आया बात? अक्सरहा बंदों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, एक्सेप्ट माय बैच, कि बंदे आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे भूलते चले जाते हैं। तो ये चीज मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे साथ भी हो। मेरे बच्चे भी जब क्लास से बाहर निकले तो उनको पता चले कि एफएम वही आता है जो कल कंप्लीट हुआ है, जो आज से 15 दिन पहले, या गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो आज से 15 दिन पहले कंप्लीट हुआ था वो उनको आता ही नहीं है, ठीक है? ये मेरा टारगेट है, सीधा सी बात है। मतलब जिस दिन मैं बोलूं लास्ट क्लास है, उस दिन आपको क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 30 तक का पूरा सिलेबस आना चाहिए। इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, मुझे आपको डांटना होगा मैं आपको डांटूंगा, मुझे आपको फोन करके सुनाना होगा मैं आपको फोन करके सुनाऊंगा। कंफर्म रहना इस चीज को। अगर आप मुझसे बच के निकलना चाहोगे तो नुकसान आपका है। नहीं, अगर आप चाहोगे कि मुझसे साइड होके निकल जाए, जैसे कल एक बच्चे की बात बता रहा हूं जो कि बताया ना, जो क्वेश्चन डाउट पूछा, डाउट पूछने के बाद जैसे ही मैंने उसको कॉल किया या रिप्लाई किया तो उसने मुझे ही ब्लॉक कर दिया, सीधा सी बात है। तो उसमें नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं है,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका है क्योंकि आप मुझसे बचोगे ना, एग्जाम से थोड़ा ना बच पाओगे। आप मुझसे बच सकते हो, एग्जाम से बच सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। एग्जाम तो आपको देना ही है और एग्जाम आपको फुल फ्लैश में देना है। तो मुझसे सुन लो 4 बातें, ज्यादा बेटर है, नहीं? ठीक है, बोला कि मुझसे सुन लो 4 बातें, वो ज्यादा बेटर है। मैं कितना भी डांट दूं, लेकिन अगर रिजल्ट आ गया ना तो यही डांट आपको याद आएगा। फिर जब रिजल्ट आएगी ना तो आपको जो मेरे जो वर्ड्स हैं वही आपको याद आएंगे, वही आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मीठी मीठी बातें जो है ना वो स्टूडेंट के लिए नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, जितेंद्र है क्लास में जितेंद्र है? जितेंद्र, हाँ, आपका काम यह है कि ये नंबर नोट करो, 9, 15, 70, 20, 21, 40, 48, 49, 53, 56 एंड 57। नंबर नोट करो अपने किसी कॉपी पे, अपने किसी पेज पे नंबर नोट करो। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपने पास में बुकलेट में मार्क कर पाता, तो मैंने क्या किया कि मैं सोचा कि आप ही नंबर लिख लो और एक एक करके मुझे बताते जाना। जब मैं लास्ट में डाउट पूछूंगा ना तो आप सिर्फ बताओगे 9 नंबर, सिर्फ एक ही बंदा रिप्लाई करेगा, वो जितेंद्र। ठीक है ना? 9 नंबर, फिर 15, फिर 17, फिर 20, 21, ऐसे सिस्टमेटिक आप बताते जाना। मैं आपका कमेंट देखते जाऊंगा और इसका जवाब देते चला जाऊंगा। ठीक है ना? तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए प्लीज। सब क्यों नोट करोगे? क्योंकि सब रिप्लाई करोगे तो फिर मैं ही हौच पौच हो जाऊंगा। तो किसी कारण से मैंने एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। अच्छा, वो रैंडम बंदा है, कोई बेसिस पे सिलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बेसिस पे सिलेक्ट किया है। ठीक है, एक रैंडम नाम मुझे दिख जाता है तो मैंने उसको बोल दिया। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है और अदरवाइज नहीं। ठीक है, चैप्टर 2 कल शायद डिस्कस करना है। चैप्टर 2 का शायद कल मैंने रखा है। नहीं 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 नहीं, मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा अभी तक प्रिंस, मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा अभी तक कितने हाईएस्ट गए हैं। टू वेरी फ्रैंक, मैंने अभी तक रिजल्ट भी एनालिसिस नहीं किया कि कितने नंबर गए हैं। मैं वो आज करूंगा क्योंकि 2-4 दिन से मैं ही खुद पैक्ड था बहुत ज्यादा। तो आज कल मैं एनालिसिस करूंगा, देखता हूं क्या सीन चल रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना? कल चैप्टर 2, ठीक है, और 2-3 दिन के बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो भी बचेगा, सिर्फ एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। पूरे एमसीक्यू के क्वेश्चन को मिक्स करेंगे 3-4 क्वेश्चन कहीं से, 3-4 क्वेश्चन कहीं से, 5 क्वेश्चन कहीं से, 7 क्वेश्चन कहीं से, 10 क्वेश्चन कहीं से। ठीक है, और आपके ग्रुप में डालेंगे क्लास के, और उसमें आपको देंगे 15 मिनट का टाइम, 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 3-4 दिन के बाद मैं बता रहा हूं आपको, 3-4-5 दिन के बाद जो भी 4 चैप्टर कंप्लीट होंगे। आपने कहा एमसीक्यू मेरा बहुत अच्छे से सर लग चुका है, मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं क्या करूंगा पता है कि आपको दूंगा क्वेश्चन दूंगा 30 से 40 क्वेश्चन। ठीक है, 30 से 40 क्वेश्चन, और उस 40 क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 से 20 मिनट टाइम दूंगा। क्लास में ही बात कर रहे हैं, क्लास से बाहर नहीं। आप बनाओगे और बना के मुझे व्हाट्सएप कर दोगे। ठीक है, क्लियर? ये चीज है, मतलब कि जो भी चैप्टर होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तब मैंने आपको कहा कि चैप्टर 1 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हो, आपको पूरे 112 के 112 क्वेश्चन आते हो। आंसर याद होने से नहीं होता है कि मुझे आंसर याद है कि 112 क्वेश्चन नंबर का डी आंसर है, सी आंसर है, बी आंसर है। हो सकता है कि मैं ऑप्शन चेंज कर दूं, मैं ऑप्शन फ्लिप कर दूं, या हो सकता है कि मैं क्वेश्चन का डेटा चेंज कर दूं, मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दूं। ये पॉसिबिलिटी है। इसी कारण से मैं 4-5 दिन आपसे टाइम मांग रहा हूं। पूरे एमसीक्यू के जो 4-5 चैप्टर होंगे उनको मिक्स करेंगे, बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, हो सकता है चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन लिया, फिर चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन ले लिया, फिर चैप्टर 3 से 1 क्वेश्चन, फिर चैप्टर 1 से 4 क्वेश्चन, इस टाइप से। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन चैप्टर 1 से, 5 चैप्टर 2, 5 चैप्टर 3, ऐसा नहीं रहेगा। पूरे क्वेश्चन जो होंगे हॉच पॉच में होंगे। ठीक है, वो तब होंगे जब मैंने 2-2 बार हर एक चैप्टर लगा लिया है। तो चैप्टर 1 मैंने 2 बार लगा लिया शायद, आई थिंक, नहीं, चैप्टर 1 आज मेरी दूसरी टाइम थी तो आपने लगा लिया होगा, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं आपसे। चैप्टर 2 आपने दूसरी बार लगा लिया, कल आपका डिस्कशन है। ठीक है, फिर चैप्टर 3 तो छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 3 में तो 26 क्वेश्चन ही है, और उस 26 क्वेश्चन में से 26 के 26 क्वेश्चन लगभग मैंने ही करवा दिए हैं आपको।
तो उसमें कोई ज्यादा है नहीं, फिर चैप्टर 4 की बारी आएगी, और चैप्टर 4 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम चले जाएंगे। नहीं, आज के बाद हम लोग डायनामिक्स में स्विच कर जाएंगे, आज के बाद हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स में स्विच कर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आज के बाद हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स में स्विच कर जाएंगे। जितना पढ़ते जा रहे हो उतना आते जा रहा है, यस और नो? उतना क्वेश्चन आ रहा है। आपके पास कोई और बुक है, आर.एस. खुरमी, आर.के. राजपूत, गुप्ता एंड गुप्ता, कोई ऐसा बुक है आपके पास में? है? ठीक है, तो वो क्वेश्चन लगा रहे हो, वो क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है? लग रहे हैं क्वेश्चन, लग रहे हैं क्वेश्चन या नहीं? लग रहे हैं, लगने चाहिए। प्रिंस, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम इस कारण से होता है ना, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है कि अगर मान लो हम एक दिन में चाहेंगे सब कुछ आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। आपका एक्चुअली क्या है कि थोड़ा बहुत मैथ्स भी वीक है, जहां तक हमने रीड किया है, ठीक है? जहां तक हमने रीड किया है कि आप लोगों का मैथ्स भी कुछ बंदों का वीक है, तो अभी आप न्यूमेरिकल अप्रोच पे नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है? तो न्यूमेरिकल अप्रोच पे पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, ये चीज ध्यान रखना। आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस, कोई शॉर्ट मेथड नहीं है कि ये चीज जान लिए तो अब आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि अभी आपका दिमाग वो प्रिपेयर्ड ही नहीं हुआ है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल टफ नहीं होते हैं, लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तब तो, ठीक है? तो उसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके टाइम लगेगा। जैसे अभी अब तक हमने 30-40 क्वेश्चन लगाए होंगे, फिर 50-60 लगाएंगे, फिर 100 लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके हैबिट में आएगा। न्यूमेरिकल्स हैबिट की चीज है, धीरे धीरे करके होगा, ठीक है ना? धीरे धीरे करके हो जाएगा। मैंने बोला ना कि हो जाएगा मतलब हो जाएगा। अगर आप हमारे सामने बैठे रहते, ठीक है, तब क्या करना था वो अलग अप्रोच था। अभी आप बैक में हो तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर पा रहे हो और क्या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? ये चीजें हैं। चलिए खैर, स्टार्ट करें डायनामिक्स। डायनामिक्स स्टार्ट करें। एमसीक्यू के अलावा जो भी आपके डाउट हो, एमसीक्यू के अलावा आपके जो भी डाउट हो वो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा आप, ठीक है? मैं बार बार नंबर दे रहा हूं अपना, और सिर्फ ये नंबर दे रहा हूं इंक्वायरी के लिए नहीं कि कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है, किस बैच में नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, या किस बैच का एडमिशन फी कितना है, इसके लिए बच्चे मुझे कॉल कर लेते हैं। तो ये सब चीजें में इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती है, ठीक है? मैंने सिर्फ और सिर्फ ये नंबर दिया है कि अगर आपको एफएम में कोई डाउट हो, एक्सेप्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू का कोई भी डाउट मत भेजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, ठीक है ना? इसके बाद आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, जैसे सपोज आपने ईएससी का क्वेश्चन लगाया नहीं लगा, गेट का लगाया नहीं लगा, खुरमी गुप्ता कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मेरी शेड्यूल खुद पैक है, मैं 10 बजे तक लगभग 10 to 10:30 यहीं रहता हूं, तो इस कारण से हो सकता है कि आपको रिप्लाई मिलने में टाइम ज्यादा लग सकता है। हो सकता है कि आज रिप्लाई नहीं मिले, कल मिले, कल नहीं मिले, परसों मिले, लेकिन रिप्लाई मिलेगा, ये कंफर्म रहिएगा, ठीक है ना? कितने क्वेश्चन लगाने हैं एफएम में टोटल एफएम में कितने क्वेश्चन लगा लेने हैं? मैंने बताया था पहले दिन, कितने क्वेश्चन लगा लेने हैं एफएम में? टोटल 1000 क्वेश्चन लगा लेने हैं। और कितने लग गए अप्रोक्स? कितने लग गए अप्रोक्स 1000 में से? 1000 में से कितने क्वेश्चन लग चुके हैं? लगभग 300 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, 300 क्वेश्चन लगभग लग चुके हैं, ठीक है? 300 क्वेश्चन लग जाने चाहिए थे कम से कम तो ये 450 होने चाहिए थे, 450। मतलब 1000 मैंने मैक्सिमम नहीं कहा था, 1000 मैंने मिनिमम कहा था, याद है? मैंने कहा था कम से कम 1000 क्वेश्चन लगने हैं, मैंने कहा था मिनिमम 1000 क्वेश्चन लगने हैं, मतलब 1000 प्लस लगने चाहिए। हम मिनिमम बॉर्डर पे नहीं रहते हैं, हमेशा जानिएगा, नहीं मुझे 1500 2000 क्वेश्चन लगाने हैं, 1000 प्लस लगाने हैं आपको क्वेश्चन। तो आपने 300 लगाए हैं, तो 300 नहीं, कम से कम 450 से 500 क्वेश्चन अभी तक हो जाने चाहिए थे। क्योंकि आपका स्पीड स्लो है, इस कारण से आपने कम लगाया है, ठीक है? इसे ध्यान रखिएगा बिल्कुल। मुझसे कोई सॉफ्ट कॉर्नर का उम्मीद मत कीजिएगा,
मतलब मुझसे बंदे अगर उम्मीद करें कि सर आप प्यार से बात करेंगे तो अब सुधर जाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैं जो हूं वही रहूंगा, ठीक है। और मुझे इसी में फायदा मिलता है, मुझे इसी में बच्चों का रिजल्ट देखने को मिलता है, नहीं, मुझे इसी में बच्चों का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मुझे जैसा रिजल्ट दिखेगा मैं वैसा काम करूंगा, ठीक है। मुझे रिजल्ट इसी में देखने को मिलता है कि मैं स्ट्रिक्ट हूं तो बच्चे ज्यादा अच्छा मेहनत करते हैं। हाँ, आज भेज दूंगा सूरज, ठीक है ना। आज मैं क्लास के बीच में ही भेज दूंगा, जब आपको न्यूमेरिकल दूंगा ना तो मैं क्लास का शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा चैप्टर 3 चैप्टर 4 का, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। और सिविल वाले तो फिर भी निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, एफएम ही झेलना है। मैकेनिकल वालों को तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि थर्मल एप्लीकेशन भी झेलना पड़ जाता है। मैकेनिकल वालों को तो ऐसा बहुत टाइम है कि मुझे झेलना पड़ सकता है थर्मल एप्लीकेशन में भी, समझ में बात। तो ये सिविल वाले तो फिर भी खुश रहते हैं, चलो सर एफएम पढ़ा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे 80 घंटे 70 घंटे। लेकिन मैकेनिकल वाले क्या है, हाँ पता है, टेंशन क्यों नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, थर्मल में भी ऐसा होता है कि भाई थर्मल भी पढ़ना पड़ सकता है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, बड़े आराम से पढ़ना है अपने को। फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए। फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? बोला फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था मोशन ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था मोशन ऑफ द फ्लूइड, याद है? मोशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, मोशन ऑफ द फ्लूइड। क्या हमने देखा था कि मोशन क्यों हो रहा है? क्या हमने कभी कॉज ऑफ मोशन को स्टडी किया था? क्या कभी हमने मोशन के कारण को देखा था? बिल्कुल नहीं देखा था। हमने कभी भी मोशन के कारण को स्टडी नहीं किया था। हमने कभी भी मोशन के कारण को स्टडी नहीं किया था, ठीक है ना। हमने सिर्फ और सिर्फ देखा था कि मोशन होता है, हमने सिर्फ और सिर्फ देखा था कि मोशन होता है फ्लूइड में। आज हम कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर किसी फ्लूइड में मोशन हो रहा है तो उस मोशन का कारण क्या है, उस मोशन का कारण क्या है। समझ में बात आया? तो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उस पर फोर्सेस लगते हैं। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उस पर कुछ फोर्सेस लगते हैं। समझ में आया बात? कौन कौन से फोर्स लगते हैं अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फोर्स लगता है अब इसकी बात करते हैं। इन फ्लोइंग फ्लूइड, इन फ्लोइंग फ्लूइड, इन फ्लोइंग फ्लूइड following forces are present. Following forces are present. Following forces are present. ठीक है। सबसे पहला लगता है ग्रेविटी फोर्स, नहीं, ग्रेविटी फोर्स। ये फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है या फ्लूइड डायनामिक कंडीशन में है? ग्रेविटी फोर्स हमेशा लगेगा, पता है आपको? ग्रेविटी फोर्स हमेशा लगेगा, फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है या फ्लूइड डायनामिक कंडीशन में है। दूसरा फोर्स है आपका प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स, यह भी हमेशा लगेगा, फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में हो या फ्लूइड डायनामिक कंडीशन में। एक शायद क्वेश्चन भी था कि अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, और आंसर था ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। याद है? ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स, ठीक है। अब जो फोर्स बताने जा रहे हैं वो तभी लगेगा जब फ्लूइड मोशन में है। एक होता है आपका विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। अगर फ्लूइड रेस्ट में है
तो विस्कस फोर्स नहीं लगेगा। विस्कस फोर्स कब लगता है पता है? जब फ्लूइड का एक लेयर फ्लूइड के दूसरे लेयर पे स्लाइड करता है या स्लाइड करने की कोशिश करता है। अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो विस्कस फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। समझिएगा ध्यान से। तो बोला कि तीसरा फोर्स है विस्कस फोर्स। चौथा फोर्स है टर्बुलेंस फोर्स। Ft। और पांचवा फोर्स है कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स। कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स इसे डिनोट करते हैं हम Fc से, कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स। अब 2-3 साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट का नाम था नेवियर। क्या नाम था? नेवियर। तो कभी कभार यह भी क्वेश्चन पूछ देता है, बोला कि इफ टर्बुलेंस फोर्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं Ft is negligible, then resulting equation of motion is called Navier-Stokes equation. Navier-Stokes equation. Navier-Stokes equation. ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से एसएससी जेई पूछ चुका है मैकेनिकल ब्रांच से। मैंने आपको वो भी क्वेश्चन दिया है, शायद आप भूल चुके हैं उसको। आप शायद उस सेट को भूल चुके हैं जो मैंने दिया था आपको। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, एग्जैक्टली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स Fc is also negligible, then resulting equation of motion is called Reynolds equation. मतलब रेनॉल्ड्स इक्वेशन में टर्बुलेंस फोर्स तो नेग्लिजिबल है ही, साथ साथ कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स भी नेग्लिजिबल है। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स भी नेग्लिजिबल है। इफ फ्लो इज assumed to be ideal, then resulting equation of motion is called Euler's equation. यूलर्स इक्वेशन। तो पहला तो बेसिक चीज यह है कि आपको यह सब चीजें याद रखना पड़ेगा कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में क्या नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, रेनॉल्ड्स इक्वेशन में क्या नेग्लेक्ट करते हैं, और यूलर्स इक्वेशन में क्या नेग्लेक्ट करते हैं। फ्लो कैसा होगा? आइडियल, मतलब विस्कस फोर्स 0 नहीं। फ्लो आइडियल का मतलब होता है विस्कस फोर्स 0। जैसे मैं अंडरलाइन कर दिया वैसे आपको भी अंडरलाइन करना है। याद रखना है टर्बुलेंस फोर्स नेग्लिजिबल नेवियर स्टोक्स, कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स नेग्लिजिबल रेनॉल्ड्स इक्वेशन, आइडियल मतलब विस्कस फोर्स 0 कैसा हो गया आपका? यूलर्स इक्वेशन। ग्रेविटी फोर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ एफवी की बात होती है, विस्कस फोर्स की। विस्कस फोर्स अगर 0 है इसका मतलब फ्लो जो है वो आइडियल है। समझ में आगे बात? चलिए कॉपी कीजिए प्लीज, कॉपी कीजिए।
FC और FT दोनों नेग्लिजिबल ही हैं ओनली। नहीं नहीं, दोनों। सूरज लिखा हुआ यहां पे, इफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स FC इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, मतलब ऊपर वाले को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लास्ट में ये किसका नंबर है? 48430। 48430 किसका नंबर है? 48430। अबे कुछ काम है, डांटना नहीं है। ये नंबर किसका है? 48430। बताइए, आपका नंबर है। आपके पास कौन सा बुक है सनी? जो भी बुक है, कोई क्वेश्चन बैंक है शायद, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कलेक्शन आई थिंक, नहीं? हाँ, कौन सा बुक है वो जिससे आपने भी डाउट भेजा है? एक्चुअली क्या है ना, उसमें गेट IAS IES सबका क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। गेट IAS IES सबका क्वेश्चन है शायद, आई थिंक मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रांच कौन सा है आपका? ब्रांच कौन सा है? मैकेनिकल। तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रही कि वो जो सेट है आपके पास, उसमें पूरा FM का स्कैन करके, अच्छे से स्कैन करके, ठीक है, पूरा सेट जो है उसको स्कैन करके मुझे व्हाट्सएप करना। ठीक है, पूरे सेट का अच्छे से स्कैन करके मुझे व्हाट्सएप करना। क्लियर? तब जाके तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में भेजूंगा। ठीक है, तुम्हारी टास्क रहा कि तुम मुझे स्कैन करके भेजोगे। क्वेश्चंस अच्छे हैं तो इसी कारण से क्वेश्चन रहने चाहिए हमारे पास पे। ठीक है ना, क्वेश्चन मुझे अच्छा लगाइए तो मैं आपको सॉल्यूशन बना के इसका भेज दूंगा, आप मुझे स्कैन करके भेज देना। पहला टारगेट है आपका FM का भेजना, दूसरा टारगेट होगा आपका थर्मो का भेजना, तीसरा होगा पावर प्लांट, चौथा होगा RAC, पांचवा होगा IC। लेकिन धीरे धीरे करके, एक बार में करोगे तो बर्डन बढ़ जाएगा। तो पहले FM का भेजना, ऐसा ना हो तो चैप्टर वाइज भेज देना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके भेज देना। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, धीरे धीरे करके 3, 4, 5 दिन में मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन भेज देना, जितना भी आपके पास में होगा थर्मल और FM का क्वेश्चन। चलिए, कॉपी हो गया? कॉपी हो गया? ये कॉपी हो गया सबका? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए देखिए, बिल्कुल आराम से देखिएगा। सबसे पहला चीज, किस रोल में कौन साइंटिस्ट आया? नेवियर। रोल में कौन आया? नेवियर। रोल में आया यूलर्स, रिनॉल्ड्स। रोल में आया यूलर। लेकिन फेमस कौन हुआ पता है? ये तीनों आया स्टार्टिंग फेज में, लेकिन फेमस तीनों में से कोई नहीं हो पाया। फेमस सबसे ज्यादा कौन हुआ पता है? बर्नौलीज। फेमस सबसे ज्यादा हुआ बर्नौलीज। तो हम पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है ना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बड़े आराम से देखिएगा, पेन रख दीजिए, ठीक है, और बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बात? क्योंकि डेरिवेशन आपके मेंस एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स तक का पूछता है। 15 मार्क्स तक का, 8 मार्क्स से स्टार्ट होगा और 15 मार्क्स तक का जा सकता है। एक्सप्लेन बर्नौलीज इक्वेशन विथ डेरिवेशन एंड ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। क्लियर? उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल पुट कर देगा। देखिएगा ध्यान से,
हमने क्या किया पता है, हमने एक फ्लूइड एलिमेंट लिया, हमने एक फ्लूइड एलिमेंट लिया, ये एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट जो है वो बहुत छोटा सा एलिमेंट है, काफी बड़ा एलिमेंट नहीं है। क्योंकि आपको दिख रहा है बड़ा इस कारण से क्योंकि इसको एक्स्ट्रा जूम किए हुए हैं, नहीं करेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये है ds, समझ में आया डायग्राम? अभी नहीं पढ़ा है। टर्बुलेंस फोर्स जो होता है वो जब फ्लूइड में टर्बुलेंसी आती है तो उस टाइम के कारण फोर्स लगता है, ईडीनेस के कारण फोर्स लगता है, ठीक है ना नवीन? ईडीनेस के कारण फोर्स लगता है, उसे कहते हैं टर्बुलेंस फोर्स। अभी टर्बुलेंट वर्ड आपने सुना ही नहीं है, जब सुनोगे तब पता चलेगा इसको। ये क्या है पता है? ये फ्लूइड का एलिमेंट है, ये फ्लूइड का एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है डीए, जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है? डीए, ठीक है ना? जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है डीए और इसका लेंथ है डीएस। ये फ्लूइड का एलिमेंट है और ये फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये जो फ्लूइड है इसका फ्लो डायरेक्शन जो है वो ये है, इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है? कोई कष्ट यहां तक? कॉपी मत करना साथ साथ। ये है आपका फ्लो डायरेक्शन, ये आपका फ्लो डायरेक्शन, ठीक है? अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे हम ये एनालाइज करने जा रहे हैं। तो जब फ्लूइड है तो इसके इस साइड मान लो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट ऐसा खड़ा है, तो यहां पे क्या है? यहां पे इसके कांटेक्ट में फ्लूइड ही है, लिक्विड ही है। तो लिक्विड क्या करेगा? इसको आगे धकेलेगा, आगे प्रेस करेगा कि चल आगे चल भाई, ठीक है, आगे प्रेस करेगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा आगे की तरफ, इधर। कितना फोर्स लगेगा? प्रेशर P इंटू एरिया DA, सही है? प्रेशर P इंटू एरिया DA। एक फोर्स जो है वो इस पे इधर लगेगा, सॉरी, एक फोर्स इस पे इधर लगेगा, लगेगा? यस और नो? कितना लगेगा? कुछ अलग प्रेशर लगेगा। तो मान लो लग रहा है प्रेशर P प्लस DP, P प्लस DP। आप बोलोगे सर P माइनस DP क्यों नहीं? तो हमें माइनस करने फिजिक्स में आता कहां है? नहीं, हमें फिजिक्स में माइनस करने आता ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या करने आता है? प्लस करने आता है। अगर हम गलत हुए तो हमारे रिजल्ट में एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर हम गलत हुए तो हमारे रिजल्ट में एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। इतना ही तो अंतर होना है। हमें माइनस करने आता ही नहीं है, हमें डिवीजन आता ही नहीं है, हम सिर्फ प्लस जानते हैं और मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान से, तो हमने यहां लिख दिया P प्लस DP। अगर हमने गलत किया होगा तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, हम बोल देंगे आवर assumption was wrong, here this is not P plus DP, this is P minus DP, ठीक है? बहुत छोटी सी बातें हैं। और कोई फोर्स लगेगा इस पे क्या? इस पे क्या कोई और फोर्स लगेगा? इस पे कोई और फोर्स लगेगा? यस, बिल्कुल लगेगा। कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स लगेगा? वेट। किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां लग गया इसका वेट W। कितने एंगल पे लग गया? तो थीटा एंगल पे लग गया। और कोई फोर्स नहीं लगेगा। विस्कस फोर्स हमने कंसीडर नहीं किया है, विस्कस फोर्स हमने कंसीडर नहीं किया है, ठीक है? टर्बुलेंस, कॉम्प्रेसिबिलिटी, विस्कस फोर्स ऐसे ही खत्म था सब। अब देखो इसका कंपोनेंट तोड़ो, तो एक कंपोनेंट आएगा इसका इधर, कितना, सॉरी,
एक कंपोनेंट आएगा इधर, कितना आएगा, W cos थीटा, नहीं W cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस डायरेक्शन के कंपोनेंट्स तो अपने को मतलब ही नहीं है, क्योंकि फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ना कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, सारे फोर्सेस को बैलेंस करें, सारे फोर्सेस को बैलेंस करें, तो सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो इस डायरेक्शन के फोर्स को प्लस और इस डायरेक्शन के फोर्स को माइनस मानते हैं, इस डायरेक्शन के फोर्स को प्लस और इस डायरेक्शन के फोर्स को माइनस मानते हैं। तो यहां लगा PDA, PDA, ये फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो माइनस P प्लस DP इंटू DA, ये फोर्स भी अपोजिट लग रहा है, तो माइनस W cos थीटा इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू क्या लिखे, इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो लिखने का मतलब पता है क्या सूरज हो गया, इक्वल्स टू जीरो लिखने का मतलब यह हो गया कि ये जो एलिमेंट है ये रेस्ट में है। क्या ये एलिमेंट रेस्ट में है, क्या ये एलिमेंट रेस्ट में है या मोशन में है, ये एलिमेंट रेस्ट में है या मोशन में, मोशन में है, बिल्कुल ये एलिमेंट जो है ये मोशन में है। और आपने क्या कहा कि जीरो, तो जीरो का मतलब रेस्ट में हो गया, तो इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक साइंटिस्ट था न्यूटन, उसने कहा था समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, यहां W लिखा हुआ है, तो क्या W को हम mg लिख सकते हैं, क्या हम W को mg लिख सकते हैं, और mg है तो क्या इसको हम ρg इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, ρg इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, और ρg इंटू वॉल्यूम अगर है तो क्या इसको हम ρg इंटू एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, एरिया इंटू ds, ρg इंटू DA इंटू ds, सॉरी ρg इंटू DA इंटू ds, ये हो गया आपका वेट, और अगर G साइड कर दो तो हो गया मास। तो ये हो गया आपका, देखो ध्यान से, PDA माइनस PDA कैंसल आउट, PDA माइनस PDA कैंसल आउट, तो यहां हो गया माइनस DPDA माइनस DPDA माइनस W की जगह पे लिख दें mg ρg DA ds cos थीटा इक्वल्स टू मास। तो अगर इसमें से G साइड कर दो तो यही तो मास हो गया, रो DA ds, और इंटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल आराम से देखना, नहीं तो आपको बोलना पड़ेगा सर दोबारा से समझा दीजिए, अब आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा सर एक बार फिर से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, रो इंटू DA इंटू ds, ये हो गया मास, इसी में अगर G से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वेट। अब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, जो मैंने पढ़ाया था, दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्टिव एंड लोकल, याद है, कन्वेक्टिव एंड लोकल, याद है। तो यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन लिखे, कन्वेक्टिव या लोकल, यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन लिखे, कन्वेक्टिव या लोकल, यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन लिखे, कन्वेक्टिव या लोकल, कन्वेक्टिव। क्यों लिखे कन्वेक्टिव, क्यों लिखे कन्वेक्टिव, लोकल क्यों नहीं लिखे, कन्वेक्टिव क्यों लिखे, लोकल क्यों नहीं लिखे, कन्वेक्टिव क्यों लिखे, लोकल क्यों नहीं लिखे। नहीं तो टाइम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, लोकल जीरो किसने कहा, किसी ने नहीं कहा है, आप लोग जबरदस्ती ना कुछ बना दो नियम। अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन बराबर होता है, देखो ध्यान से, ax बराबर, कल मैंने बताया था, u डेल u बाई डेल एक्स प्लस v डेल u बाई डेल वाई प्लस w
डेल यू बाई डेल जेड और प्लस क्या, प्लस डेल यू बाई डेल टी, प्लस डेल यू बाई डेल टी, प्लस डेल यू बाई डेल टी, यही होता है ना। अब देखो वन डायमेंशनल फ्लो है, फ्लो जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये खत्म, ये खत्म, तो सिर्फ और सिर्फ होगा ये कन्वेक्टिव और ये लोकल, ठीक है ना, दोनों एक्सलेशन होगा, ये कन्वेक्टिव और ये लोकल। समझ में आया बात या नहीं? चूंकि फ्लो है आपका वन डायमेंशनल, तो एक आपका लोकल आ जाएगा और एक लोकल आ जाएगा और एक कन्वेक्टिव आ जाएगा। तो u डी यू बाई डेल यू बाई डेल एक्स है, इसको ऐसे लिखते हैं v डेल वी बाई डेल एस, क्योंकि ये x डायरेक्शन में नहीं है, y में नहीं है, z में है, नहीं है, ये तो ds हमने माना है ना, ये तो हमने ds माना है। आप बोलोगे नहीं सर हम तो dx मान के काम करेंगे, तो मान लो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बोलोगे सर dx मान लो, तो आप लिख दो u डेल यू बाई डेल एक्स, ये v डेल वी बाई डेल एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस डेल वी बाई डेल टी। यहां तक क्लियर या कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है या कोई दिक्कत है? रो डी ए डी एस वी डेल वी बाई डेल एस प्लस डेल वी बाई डेल टी। अब चलिए देखिए आगे, अगर हम इस एलिमेंट का लाइन डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने बोला कि ये एलिमेंट है, हमने कहा क्या ये एलिमेंट है, तो इसका देखो यहां से रेफरेंस प्लेन एक बना रहे हैं, देखो ध्यान से। हमने कहा ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ये, और ये रेफरेंस प्लेन है, तो यहां इस रेफरेंस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, 0, और ये जो पोर्शन है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी dz। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dz, सॉरी ये डिस्टेंस हो गई dz, ये तो ds खुद है ही, और ये एंगल कितना, थीटा। ये जो प्लेन आपको बताया है ये रेफरेंस प्लेन हमने बताया है, ठीक है। तो अगर यही एलिमेंट है, ये है ds, हमने बोला यहीं पे एक लाइन डॉटेड खींच दिया, हमने बोला यहां से इसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, 0, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, dz, चूंकि छोटा सा एलिमेंट है। तो अगर हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, dz बाई ds, dz बाई ds, cos थीटा बराबर dz बाई ds। तो जहां dz है, क्या वहां हम जहां ds cos थीटा है, क्या वहां हम dz लिख सकते हैं? देखो यहां पे s नहीं है छुटू, यहां पे ds है, यहां पे ds है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे हम चाहें तो यहां पे ds cos थीटा की जगह पे क्या हम dz नहीं लिख सकते हैं? dz मतलब बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया माइनस dp da माइनस रो जी da dz इक्वल्स टू रो da ds इंटू v डेल v बाई डेल एस और प्लस डेल v बाई डेल टी, ठीक है। यहां भी da दिख रहा है आपको, यहां भी da दिख रहा है, यहां भी da दिख रहा है, कोई इक्वेट कर दे कोएफिशिएंट को, तो ये हो गया माइनस dp माइनस रो जी dz इक्वल्स टू रो ds इंटू v डेल v अपॉन डेल एस और प्लस डेल v अपॉन डेल टी। समझ में आया बात या नहीं? ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये कौन सा इक्वेशन हो गया? यूलर्स इक्वेशन, बर्नौलीज नहीं हुआ ये हो गया आपका यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन। अब जो बंदा हमसे गेट का और ईएससी का क्वेश्चन पूछता है, उससे जो गेट और ईएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, गेट ईएससी एएस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
उनके लिए तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गेट में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसे कहते हैं हम यूलर्स इक्वेशन। अब सुनो ध्यान से, यूलर ने क्या बोला पता है? बोला इफ फ्लो इज स्टीडी, इफ फ्लो इज स्टीडी, अगर फ्लो स्टीडी है तो स्टीडी फ्लो के लिए लोकल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? स्टीडी फ्लो के लिए लोकल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? लोकल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 0। लोकल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 0। इफ द फ्लो इज स्टीडी तो हो जाएगा आपका del v by del t इक्वल्स टू 0। del v by del t इक्वल्स टू 0। समझ में आया बात कि नहीं? del v by del t इक्वल्स टू 0। कब? जब फ्लो स्टीडी है, जब फ्लो स्टीडी है। ठीक है, तो del v by del t इक्वल्स टू 0। अब सुनना फिर से आराम से, तो ये इक्वेशन जो है ये थोड़ा सा एडिट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डीपी माइनस रो जी डी जेड इक्वल्स टू रो डी एस, और इसको अब लिख सकते हैं हम v dv बाई डी एस। क्यों पता है? डेल तब लिख रहे थे जब v जो था वो s के साथ भी वैरी कर रहा था, v जो था वो t के साथ भी वैरी कर रहा था। v दो चीज पे डिपेंड कर रहा था, एक s पे और एक t पे, तो उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव से दिखाते हैं। ठीक है, v यहां पे s पे भी डिपेंड कर रहा था और v यहां पे t पे भी डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब v तो t से इंडिपेंडेंट हो गया, t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा अगर फ्लो स्टेडी है तो ये टर्म खत्म, तो ये डेल बिकम d। अब ये ds और ये ds गया, ये ds और ये ds चला गया, तो अब ये जो इक्वेशन हो गया ये क्या हो गया? माइनस dp माइनस रो जी डी जेड इक्वल्स टू, देखो ध्यान से यहां पे, तो ये ds और ds गया तो क्या हो गया? रो वी डीवी। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये कौन सा इक्वेशन हो गया? जल्दी बताओ। बिल्कुल नहीं, ये भी हो गया आपका यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन किसके लिए? फॉर स्टीडी फ्लो, फॉर स्टीडी फ्लो। अब यूलर यहीं तक काम किया, इसके बाद वो काम नहीं कर पाया। अब आया बर्नौलीज। बर्नौलीज ने बोला काम करो, सबका साइड चेंज करो, ये माइनस है, ये माइनस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस। बर्नौलीज ने लिखा डीपी प्लस रोवी डीवी प्लस रोजी डीजेड इक्वल्स टू 0। फिर बर्नौलीज ने कहा कि इसको रो से डिवाइड कर दो। बर्नौलीज ने कहा क्या? कि इसको रो से आप डिवाइड कर दो, तो डीपी बाई रो प्लस वी डीवी और प्लस जी डीजेड इक्वल्स टू 0। अब बर्नौलीज ने कहा इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना? तो बोला गया क्या कि इफ रो इज कांस्टेंट, इफ रो इज कांस्टेंट, अगर रो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है तो फ्लूइड कैसा? रो कांस्टेंट है तो फ्लूइड कैसा? कॉम्प्रेसिबल या इनकॉम्प्रेसिबल? इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है ना? तो ये एजम्पशन बर्नौलीज ने लिया है, इससे पहले का एजम्पशन नहीं है। तो बोला कि इफ रो इज कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है? तो देखो ध्यान से, डीपी का इंटीग्रेशन क्या हो गया? P बाई रो, वी डीवी तो v स्क्वायर बाई 2, जी डी जेड तो ये हो गया जी जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ऐड होगा। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये कौन सा इक्वेशन हो गया? बर्नौलीज इक्वेशन। अब बोलो
ये हो गया बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन। किसी ने आपसे पूछ दिया कि यहां पे इस कांस्टेंट का यूनिट क्या है, किसी ने पूछ दिया कि यहां पे जो कांस्टेंट है बर्नौलीज इक्वेशन में, इसका यूनिट क्या है। किसी ने पूछ दिया कि जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसका यूनिट क्या है। बोला कि उसका यूनिट पता नहीं है, उसका यूनिट पता होना चाहिए, मीटर नहीं है। ब्लाइंड यहीं गलत खेल देते हो तुम लोग, यहीं पे गलत खेल देते हो, मीटर नहीं है। देखो ध्यान से, जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा और वही इसका यूनिट होगा, क्योंकि समेशन में है, और वही सी का यूनिट होगा। तो यहां लिखा हुआ है v²/2, तो क्या इसको हम mv²/2 नहीं लिख सकते हैं? अगर मान लो m से मल्टीप्लाई कर दिए तो mv²/2 क्या हो जाता है? mv²/2 क्या होता है? mv²/2 क्या होता है? mv², हाफ mv², एनर्जी। लेकिन m तो हमने मल्टीप्लाई किया है ना, m हमने मल्टीप्लाई किया है। m इस इक्वेशन में कहीं दिख रहा है क्या? m यहां कहीं दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो क्या करेंगे? m से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया एनर्जी और ये हो गया मास। एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास। समझ में आया बात? यहां देखो लिखा हुआ GZ, तो इसको mgz नहीं लिख सकते हैं बाई m, mgz/m। तो mgz क्या हो गया? एनर्जी, और m क्या हो गया? मास। तो बोला कि ईच टर्म इन दिस इक्वेशन represent energy per unit mass, energy per unit mass. Each term in this equation represent energy per unit mass. ठीक है ना? एनर्जी पर यूनिट मास। अब बर्नौली ने कहा एक काम करो, इसको G से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया P/ρg प्लस v²/2g और प्लस z इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी इससे पहले क्या था? ये एनर्जी पर यूनिट मास था ना इससे पहले। लेकिन आपने क्या किया? सबको G से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी तो करोगे, मास इंटू G। तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? एनर्जी पर यूनिट वेट। तो ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट। ठीक है? तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। एनर्जी पर यूनिट वेट का मतलब होता है मीटर। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना, ये हो गया न्यूटन मीटर और ये हो गया न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसल, तो यूनिट क्या हो गया? मीटर। एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, P/W प्लस v²/2g और प्लस z इक्वल्स टू कांस्टेंट। P/W को हम कहते हैं प्रेशर हेड, बताया था आपको शायद, प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। v²/2g को हम कहते हैं काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड। ठीक है? जेड को हम कहते हैं डेटम हेड, डेटम हेड। P/W प्लस जेड को हम कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड, ये हम आपको पढ़ाएंगे जब हम बताएंगे आपको HGL एंड TEL लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है? अब इसके बाद बात करेंगे P/W प्लस जेड
प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, ये होता है आपका टोटल हेड। टोटल हेड। अब एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इसमें होता है कि आपसे पूछेगा बर्नौलीज इक्वेशन का हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ क्वेश्चन इतना ही पूछा, आपसे कोई इक्वेशन नहीं दिया। आपसे क्वेश्चन में कोई इक्वेशन नहीं दिया, समझ में आया बात? सिर्फ और सिर्फ पूछा बर्नौलीज इक्वेशन का हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या यूनिट क्या होता है हर एक टर्म का, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा। तो बर्नौलीज इक्वेशन आप कौन सा जानते हो, ये वाला या ये वाला? अब बर्नौलीज इक्वेशन कौन सा जानते हो, चलन में कौन सा बर्नौलीज इक्वेशन है? जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हम लोग लास्ट वन लगाते हैं, ये यूज करते हैं। तो इसका यूनिट बताएंगे, एनर्जी पर यूनिट वेट। दोनों ऑप्शन में रहेगा, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट वेट। आप टिक करेंगे एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है। लेकिन क्या करता है, कभी कभार इक्वेशन दे देता है, बोला कि बर्नौलीज इक्वेशन लिख देगा बाकायदे, बोलेगा इसका हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एनर्जी पर यूनिट मास। अगर इक्वेशन दे के दे तो बड़ा आसान सा काम है, देख लो कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से। अगर इक्वेशन नहीं दे तो हम जाएंगे एनर्जी पर यूनिट वेट पे। अगर इक्वेशन नहीं देगा तो एनर्जी पर यूनिट वेट पे। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का मतलब होता है कुछ बुक आंसर देगा एनर्जी पर यूनिट मास, कुछ बुक आंसर देगा एनर्जी पर यूनिट वेट। इसे कहते हैं हम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। दोनों ही सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट आंसर पे जाएंगे तो एनर्जी पर यूनिट वेट पे जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी? जल्दी बताइए। नहीं, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन को हम कहते हैं, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। जो मैकेनिकल वाले होंगे वो जानते होंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है, थर्मल किसका किसका हो चुका है, थर्मोडायनामिक्स किनका किनका हो चुका है, थर्मोडायनामिक्स किनका किनका हो चुका है इसमें? जल्दी रिप्लाई कीजिए। किसी का नहीं हुआ है, चलो बच गए, तब कोई दिक्कत नहीं। जब थर्मो पढ़ोगे तो थर्मो में पढ़ाया जाएगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्या बताया जाएगा? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो बोला कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो बोला कि इसी का एक छोटा सा पार्ट है बर्नौलीज इक्वेशन, इसी का एक छोटा सा पार्ट है बर्नौली। और SFEE जो है वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहीं से ये कंसेप्ट आया है कि बर्नौलीज इक्वेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौलीज इक्वेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? समझ में आ गया बात? कॉपी कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा प्लीज।
किसका डिफिनेशन, किसका डिफिनेशन लिखना है? कोई डिफिनेशन नहीं लिखा हुआ है छोटू, डिफिनेशन नहीं है। हर जगह डिफिनेशन थोड़ा ना होता है, बहुत जगह कंसेप्ट ही चलता है। नहीं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट चलता है, डिफिनेशन नहीं है। डिफिनेशन रहता तो जरूर लिखे रहते।
यहां लिखा हुआ है वी डीवी अपॉन डीएस। एक्चुअली क्या हुआ, कॉपी कर लियो सब, ये स्लाइड कॉपी हो गया, ये स्लाइड कॉपी हो चुका है। मैंने क्या कहा कि अगर फ्लो स्टीडी है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, अगर फ्लो स्टीडी है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। और ये टर्म पहले क्या था, v जो था वो s पे भी डिपेंड कर रहा था और t पे भी डिपेंड कर रहा था। जब कोई भी चीज एक से ज्यादा पैरामीटर पे डिपेंड करता है तो उसके लिए हम पार्शियल यूज करते हैं, लेकिन जब t पे अब डिपेंड ही नहीं कर रहा तो पार्शियल क्यों, अब डेरिवेटिव में डाल दिया तो dv अपॉन ds लिख दिया। अब ds और ds चला गया और अगला स्लाइड आ गया आपके पास। कॉपी कर लिए।
अभी तक नहीं हुआ है? थोड़ा फास्ट लिखो, नहीं तो पता चला जितना टाइम मैंने लिया उससे ज्यादा दोगुना टाइम तुमने लिखने में ले लिया। जब भी नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, या ईच टर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन रिप्रेजेंट, अगर ये जनरल क्वेश्चन से पूछ दिया तो इसका आंसर होगा एनर्जी पर यूनिट वेट या मीटर। लेकिन ज्यों ही इक्वेशन देख के पूछा तो उसके बाद आपको इक्वेशन देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर टिक करे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब बर्नौलीज इक्वेशन के कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन के कुछ एजम्पशंस हैं और एजम्पशंस भी आपके इक्वेशन में आते हैं। एजम्पशन, तो पहला एजम्पशन है कि फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड viscosity of fluid is zero. Viscosity of fluid is zero. सेकेंड है फ्लो इज स्टीडी, फ्लो जो है वो स्टीडी होनी चाहिए। थर्ड है फ्लो शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल, फ्लो शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। फ्लो मस्ट बी इरोटेशनल, क्योंकि अगर रोटेशनल फ्लो होगा तो घुमाने के लिए कंटिन्यूअस टॉर्क देना पड़ता है। कोई भी चीज घूमता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टॉर्क। अगर आप कंटिन्यूअसली टॉर्क दे रहे हो मतलब कंटिन्यूअसली आप एनर्जी खर्च करवा रहे हो, और जब कंटिन्यूअसली एनर्जी खर्च हो रहा है सो यू आर नॉट सपोज टू यूज बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए assumption प्लीज। हाँ, आप बोल सकते हैं लगभग। जब इनकॉम्प्रेसिबल है और विस्कोसिटी जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है आइडियल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? हो गया यहां तक? अब किसी ने बोला कि क्या बर्नौलीज इक्वेशन
रियल फ्लूइड फ्लो के लिए नहीं लगा सकते हैं? किसी ने पूछा क्या बर्नौलीज इक्वेशन रियल फ्लूइड फ्लो के लिए नहीं लगा सकते हैं? मतलब बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड फ्लो, इसके लिए भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अब ये देखो, बोला कि एक पाइप है, ये इस पाइप का ये है फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, इस पाइप का ये है सेकंड क्रॉस सेक्शन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है ना? अब देखना ध्यान से, फ्लो जो है वो यहां से यहां तक हो रही, इधर फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब क्या कहेंगे हम यहां पे कि बर्नौलीज इक्वेशन कैसे लगाएंगे? तो P1 बाई डब्ल्यू प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाई डब्ल्यू प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। क्या इस जगह पे एनर्जी और इस जगह पे एनर्जी सेम रहेगा? प्रैक्टिकली क्या लग रहा है आपको कि 1 पे एनर्जी और 2 पे एनर्जी सेम रह सकता है? नहीं। कहां पे एनर्जी ज्यादा होगा, 1 पे या 2 पे? 1 पे एनर्जी ज्यादा होगा या 2 पे? 1 पे एनर्जी ज्यादा होगा, 2 पे एनर्जी कम होगा। अच्छा, क्या यह चीज बर्नौलीज को नहीं पता होगा? जब बर्नौलीज साइंटिस्ट था तो क्या यह चीज बर्नौलीज को नहीं पता होगा कि 1 पे एनर्जी ज्यादा और 2 पे एनर्जी कम होगा? बोला बिल्कुल पता था बर्नौलीज को भी। तो बर्नौलीज ने बोला कोई बात नहीं है, ये टर्म छोटा है और ये टर्म बड़ा है, यही प्रॉब्लम है ना, तो इसमें एक टर्म ऐड करो आप, और वो टर्म है HL। और HL क्या है? हेड लॉस। HL जो है दैट इज हेड लॉस, हेड लॉस। अब ये हेड लॉस मेजर है या माइनर, ये हम जब लॉसेस पढ़ेंगे, लॉसेस थ्रू पाइप्स, तब डिस्कस करेंगे कि लॉसेस 2 टाइप के होते हैं, क्या होता है मेजर लॉस, क्या होता है माइनर लॉस, माइनर लॉस कितने टाइप्स के हैं, तो ये सब आपको पढ़ाएंगे। उसी को डेटम हेड या पोटेंशियल हेड, एक ही हुआ ना, टेक्निकल वर्ड पोटेंशियल हेड नहीं है, टेक्निकल वर्ड डेटम हेड है। आप लोग वर्ड हमेशा चेंज करने पे क्यों लगे रहते हो? जो स्टैंडर्ड वर्ड है उसे क्यों नहीं मानते हो? ठीक है, लोग बोलते हैं टॉप व्यू को अपर व्यू, क्या गलत है? ऊपर का ही तो देख रहे हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म नहीं है, नाम नहीं दिया गया उसको अपर व्यू। अबे यार क्या बात कर रहे हो? तो लॉसेस में सब कुछ कंसीडर कर लिया गया ना, जो भी कारण हो सकता है लॉस का। फ्लूइड में फ्रिक्शन लॉस का क्या मतलब बनता है? फ्लूइड में फ्रिक्शन लॉस का क्या मतलब बनता है धीरज? फ्लूइड में फ्रिक्शन फोर्स लगता है कैसे? क्या लगता है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? ऐसे ही खुद भी कुछ खुद भी लग जाएगा, कुछ भी बोला दैट इज ड्यू टू विस्कस फोर्स। तो वो लॉसेस कंसीडर किया ना HL में। HL में जो भी लॉसेस हो रहे हैं, फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं है, लेकिन हमने बोला विस्कस है फ्लो, तो उसके लिए कुछ लॉसेस होगा। ठीक है, पाइप मुड़ रहा है, उसके लिए कुछ लॉसेस होगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके लिए कुछ लॉसेस होगा, रोटेशनल होगा, उसमें कुछ एनर्जी खर्च होगी, उसके लिए कुछ लॉसेस होगा। तो ये सारे लॉसेस इंक्लूड कर दिए गए यहां पे। मैंने बोला कि रियल फ्लूइड लॉस ऐड कर रहे हैं, फिर बोला धीरज लेकिन सर विस्कस फ्लो तो होगा। हो गया तक? क्वेश्चन लिखे, कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चन लिखते हैं अब।
हो गया। क्वेश्चन लिखते हैं एक। क्वेश्चन है एट अ लोकेशन 1 कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
P1 by W plus V1 square by 2G plus Z1 equals to P2 by W plus V2 square by 2G plus Z2। यही है ना। बोला सेक्शन 1 पे प्रेशर हेड जो है वो है 32 सेंटीमीटर, वेलोसिटी हेड जो है वो 4 सेंटीमीटर। पाइप चूंकि हॉरिजेंटल है तो इस दोनों को खत्म कर दो, पाइप चूंकि हॉरिजेंटल है दोनों को खत्म करो, इक्वल्स टू बोला कि एक रिडक्शन इन एरिया 2 सच दैट द प्रेशर हेड ड्रॉप्स डाउन टू 0। फाइनली प्रेशर हेड जो है वो 0 हो जाता है। तो V2 स्क्वायर बाई 2G हो गया, ये नहीं तो V2 स्क्वायर बाई 2G ये हो गया आपका 36। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। कर दो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। 2G कैंसल, तो V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो V2 बाई V1 इक्वल्स टू 3। आगे बढ़े। जब HL का जिक्र ही नहीं है तो HL निकालोगे कैसे? प्रिंस ये बताओ, चलो ठीक है HL नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, हम HL निकालना चाह रहे हैं, बताओ कैसे निकालें? तुम बता दो, तुम्हें HL निकालने का कोई फॉर्मूला पता है? तुम्हें क्या HL निकालने का कोई फॉर्मूला पता है? क्या कुछ दिया हुआ है HL? क्या HL कुछ दिया हुआ है? क्या HL कुछ दिया हुआ है? नहीं, तो न्यूमेरिकल छोड़ दें। जब दिया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कंसीडर नहीं करना है। ये तो कॉमन सेंस की बात होती है, बट दैट इज नॉट कॉमन फॉर कॉमन पर्सन। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कहां करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ Bernoulli's equation। Application of Bernoulli's equation। Application of Bernoulli's equation। Bernoulli's equation का एप्लीकेशन कहां कहां होता है, अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं आपसे। देखिएगा बड़े गौर से। सबसे पहला एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर। एक डिवाइस होता है वेंचुरी मीटर, इसमें हम यूज करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन का। बोला गया क्या कि ये वो डिवाइस है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज।
इट इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज, ठीक है ना, इट इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज। कैसे, अब इसकी बात करते हैं, बड़े आराम से देखना है, समझना है खाली। एक पाइप है हमारे पास में, ठीक है ना, इस पाइप के थ्रू हमें डिस्चार्ज, इस पाइप से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसका हमें डिस्चार्ज मेजर करना है। जब डिस्चार्ज मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक वेंचुरी मीटर डालते हैं। वेंचुरी मीटर जो होता है वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ट्यूब होता है। वेंचुरी मीटर जो होता है वो एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ट्यूब होता है, ठीक है ना। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ट्यूब है। यहां पे हम क्या करते हैं, दो सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2, और यहां लगाते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। यहां लगाते हैं क्या, बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं, यहां पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। देखिए ध्यान से, ये है सेक्शन 1 और ये है सेक्शन 2, तो क्या लगाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन, देखिए ध्यान से, P1 बाई W प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1, ठीक है, इक्वल्स टू P2 बाई W प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G और प्लस Z2। यही है ना बर्नौलीज इक्वेशन, या कुछ और, यही है। बोला कि इफ पाइप इज हॉरिजेंटल, इफ पाइप इज हॉरिजेंटल तो क्या होगा, अगर पाइप हॉरिजेंटल है तो क्या होगा, अगर पाइप हॉरिजेंटल है तो क्या होगा, Z1 इक्वल्स टू Z2, Z1 इक्वल्स टू Z2। तो P1 बाई W प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 बाई W प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। तो लिख सकते हैं यहां पे P1 बाई W माइनस P2 बाई W इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। यस और नो, लिख सकते हैं। P1 बाई W क्या है, व्हाट इज P1 बाई W, व्हाट इज P1 बाई W, हेड, प्रेशर हेड कहा जाता है उसको, यह है प्रेशर हेड। P2 बाई W क्या है, P2 बाई W क्या है, P2 बाई W प्रेशर हेड। तो यह हो जाएगा प्रेशर हेड डिफरेंस, नहीं हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा प्रेशर हेड डिफरेंस पूरा। यह P1 बाई W प्रेशर हेड, P2 बाई W प्रेशर हेड, तो P1 माइनस P2 बाई W हो गया प्रेशर हेड डिफरेंस। तो यहां लिखते हैं लेट P1 माइनस P2 बाई W इक्वल्स टू H। H क्लियर, ये H है आपका प्रेशर हेड, प्रेशर हेड डिफरेंस, प्रेशर हेड डिफरेंस, ठीक है, प्रेशर हेड डिफरेंस। अब अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं यहां पे P1 माइनस P2 बाई W तो हो गया, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू H। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर
इक्वल्स टू 2GH लिख सकते हैं। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसे दे दो सिंपल सा इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट क्या Q इक्वल्स टू होता है A1V1 इक्वल्स टू A2V2, यस और नो? Q इक्वल्स टू A1V1 इक्वल्स टू A2V2। मतलब अगर V1 की बात करें तो ये हो गया Q बाई A1, और अगर V2 की बात करें तो ये हो जाएगा Q बाई A2। V1 की बात करें तो Q बाई A1, और अगर V2 की बात करें तो Q बाई A2। दोनों वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, ठीक है। पुटिंग बोथ कहां पे? इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। Q स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां हो गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। तो अगर आप यहां से Q स्क्वायर निकाल लें तो Q स्क्वायर बराबर हो गया A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और आपको Q निकालना है डिस्चार्ज, तो रूट चढ़ाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा और ये सब बाद बाकी अंदर रह जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज Q इक्वल्स टू A1 A2 रूट अंडर 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट। सही है यहां तक? ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला आ गया, Q बराबर A1 A2 रूट अंडर 2GH बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये डिस्चार्ज कैसा निकला, थ्योरेटिकल या एक्चुअल? ये डिस्चार्ज कैसा निकला, थ्योरेटिकल या एक्चुअल? थ्योरेटिकल, क्योंकि यहां पे हमने कोई लॉसेस कंसीडर नहीं किया है, तो ये Q जो है ये Q है थ्योरेटिकल। A1 क्या है? व्हाट इज A1? व्हाट इज A1? A1 क्या है यहां पे? A1 है क्या? A1 है पाइप की डायमीटर। बोला कि A1 जो है, अब सेक्शन 1 सेक्शन 2 हमें ना बताओ, हमने ही लिखा है। A1 जो है ये है पाइप की डायमीटर, पाइप डाया, तो ये पाइप एरिया, एरिया ऑफ द पाइप लिखते हैं, अच्छा लगेगा। एरिया ऑफ पाइप। A2 क्या है? थ्रोट डाया, थ्रोट डाया ऑफ वेंचुरी, थ्रोट डाया ऑफ वेंचुरी, ठीक है। A2 हो गया। H क्या? H क्या है? H क्या है? H क्या है? What is H? What is H? नहीं बताओगे? प्रेशर हेड डिफरेंस, प्रेशर हेड डिफरेंस। अब देखो, तुम जो पाइप यूज कर रहे हो, जहां से डिस्चार्ज मेजर कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आपको उस पाइप